क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर की। ठीक, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एक सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे? मैं कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी है, समझ रही हो? और इसको तुमको कन्वर्ट करना है ऐसे सिस्टम में जिसमें लेंथ 10 हो, मास 100 ग्राम हो, उसमें निकालना है। ठीक, तो नया न्यूमेरिकल वैल्यू को मान लो n है ना, उसमें ग्राम की जगह क्या लिखेगी? ग्राम की जगह लिखेगी 100 ग्राम, और उसमें लेंथ की जगह क्या लिखेगी? लेंथ की जगह लिखेंगी 10 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ समझ में आ रहा है ये? तो हूँ क्या है, निकाल लो यहाँ से, ग्राम और सेंटीमीटर कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 4 है और नीचे कितना जाएगा? एक तो 100 चला जाएगा, और ये 10 टू पावर -3 है तो ऊपर जाएगा, तो 40 हो जाएगा आंसर। ठीक, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन भी देख लीजिए, आंसर भी देख लीजिए ठीक से एक बार। इस क्वेश्चन को अगर फ्लैश में करना है आपको जल्दी से, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आना चाहिए। अलग नहीं आएगा तो इसको करने में बहुत टाइम लगेगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कुछ डायमेंशंस ऐसे पूछे जाते हैं जो बेसिकली इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का। किसका फार्मूला है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का। अभी एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे हम यहाँ पे, समझ गई? तो एनर्जी का पता है, उसको L³ से डिवाइड कर दीजिए तो L की पावर -1 आ जाएगी वहाँ पे। तो बी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। वैसे एक आपको हिंट दे दूँ कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट होता है वही प्रेशर का भी यूनिट होता है। तो प्रेशर का यूनिट डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज़ द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3? किसका डायमेंशन बाकी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये है पावर का, ये गलत है। एंगुलर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वोल्टेज एंड चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा ये तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो नहीं होगा ये। हाँ, नहीं होगा। और एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होगा। हाँ। तो इसका सी और डी दो या एक्चुअली ये होना चाहिए ना, वोल्टेज इंटू चार्ज। अच्छा, चार्ज है, हाँ सही है, ए बी सी का डायमेंशन सेम है, एंगुलर मोमेंटम होगा डी। अरे बेसिकली V इंटू क्यू जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज बोल दे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी V इंटू क्यू होती है, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेगी ना फिर। अच्छा, डायरेक्टली इन दोनों का यू कर दिया। हाँ, तो वॉल्यूम ठीक तो होगा ना फिर, मैं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। ये तीनों का सेम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं यू इंटू चार्ज कर रही थी, यू इंटू 80। अरे प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू चार्ज दिया तो यू इंटू चार्ज क्या करना है इसमें? इन तीनों का डायमेंशन सेम होगा, इन तीनों का डायमेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 L-1 T-2। मतलब प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज ये एक है पूरा, मतलब पोटेंशियल। प्रोडक्ट और क्या? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम करना है। अगेन ये क्वेश्चन वो है जिसके लिए आपको चैप्टर जानना पड़ेगा। जब हम आपको RC सर्किट पढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक टाइम कांस्टेंट नाम का टर्म आता है। टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होता है और उसकी वैल्यू होती है RC। सो RC का डायमेंशन पूरा पूरा टाइम का डायमेंशन के बराबर होगा। इसी तरह LR सर्किट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, LR सर्किट के अंदर टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होता है L/R। क्या टाइम कांस्टेंट होता है? L/R। उसका भी डायमेंशन डायमेंशनली T के बराबर होता है। तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। L/R। वो हेनरी लिख दिया था मैंने गलती से उस चक्कर में। हेनरी यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस। हो गया? चलो देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? t+5 की पावर -1 दिया हुआ है। एक्सेलरेशन तो पार्टिकल निकालना प्रोपोर्शनल, निकल जाएगा। तो 1/t+5 हो गया ऐसे। हाँ। हो गया ना? अब ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इसको वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है एक्सेलरेशन को, ठीक है? वेलोसिटी निकालेंगे dx/dt से। ये 1 होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/t+5 का होल स्क्वायर। सही है? ये वेलोसिटी आ गया। अब और एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन के लिए dv/dt करेंगे, कितना आ जाएगा? ध्यान दो भाई इधर। अभी पावर कितना है बताओ? -2 है, तो -2 पावर और आगे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ +2 बन जाएगा, और ये नया पावर हो जाएगा -3। अब आप खुद सोचो कि इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो वेलोसिटी है 1/t⁵, यहाँ +3 होगा। हाँ, t+5 2 है ना? वेलोसिटी जो है 1/t+5 है ना जी। और एक्सेलरेशन में यहाँ क्या लगा हुआ बताइए? 3 लगा हुआ है। करेक्ट? तो एक काम करते हैं ना, इसको 2 को साइड करते हैं पहले, ठीक? और इसको लिखते हैं 1/t+5 जबरदस्ती 2 और पावर में देते हैं 3/2। चलेगा ना? और ये क्या है बताइए? ये नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं है, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। देखिए ना, माइनस भी तो है ना यहाँ पे। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इट इज -2/v⁵ 3/2। एम आई राइट?
इंटू वी की पावर 3/2, ये 1 बाई इतना वी है ना। हाँ अरे बेटा 1/दिस इज वी ना, हाँ तो इसका 1 बाई इतने का पावर 3/2 कितना हो जाएगा बताओ, वी की पावर 3/2 हो जाएगा ना, वी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है आंसर, ये आ जाएगा। 18 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन इतना इन द थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, याद है? याद है? नहीं याद होगा तो बताना, फिर उसको याद कराएंगे। पूछो कैसे याद कराएंगे, पूछ सकते हो, तरीका है हमारे पास। 6 - 1 5, 10/3 आंसर आएगा। सर मेरे 13 बच्चों वाला का हाथ से डाला। हाँ देखो इधर देखो, नीट वाला का मुश्किल था चाहिए मेरे से नहीं ऑलमोस्ट सेम लेवल नहीं का सर रहने देखो, दो, मुश्किल भी था। मैं ऑप्शन छोड़ दूंगा। अच्छा चुप रहो तब तो दिखाऊंगा ना, एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है ना, है? तो कहता है इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड व्हेन f इक्वल टू 0 द पार्टिकल वेलोसिटी। पहले तो यार वेलोसिटी निकालते हैं चलो। तो dv/dt तुम्हारे दे दिया, कितना दे दिया dv/dt, f0 इंटू 1 माइनस t बाई कैपिटल T, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे dv को यहाँ छोड़ो और dt को ले जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, बताओ? इधर ले जाएंगे इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा लिमिट कुछ दिया हुआ है 0 वेलोसिटी, ठीक बात है। तो t टाइम पे वेलोसिटी निकालते हैं अपन, ठीक। तो इधर v आ जाएगा, इधर इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, f0 इंटू टी, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस f0 और कैपिटल T दोनों कांस्टेंट है, स्मॉल t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, समझ गए? ठीक है, सही है। अब आपको ये वेलोसिटी कब निकालनी है, जब f की वैल्यू 0 हो। तो अब आप देखिए f यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कहाँ है, f की वैल्यू 0 कहाँ है, तो इसको 0 पुट कीजिए। तो f0 तो 0 हो नहीं सकता, f0 तो कांस्टेंट, तो 1 माइनस t/t की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 0 हो जाएगी। इससे t की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आ जाएगा कैपिटल T, सही है। इसको यहाँ पुट कर देने का, कहाँ पुट कर देने का, वेलोसिटी में। अरे बोल ना, तो पुट कर, हाँ बोलो, f0 इंटू कैपिटल T माइनस f0 इंटू कैपिटल T इंटू t² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, f0t माइनस f0t डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज f0t डिवाइडेड बाई 2, सी आंसर आ जाएगा। A car is moving on a straight road with uniform acceleration passes with the through point P and Q by distance with the velocity of इतना the velocity of the car midway। देखो इधर देखो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u दिया हुआ है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v दिया हुआ है। आपको मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, मिड पॉइंट MP माने मध्य प्रदेश नहीं, मिड पॉइंट। मान लीजिए डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, इस मिड पॉइंट की स्पीड आप मान लीजिए v0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2x लिख सकते हैं क्या? और इसी तरह v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर को 2x लिख सकते हैं क्या? मतलब मैंने a से लेके मिड पॉइंट तक और मिड पॉइंट से लेके b तक 2 बार ये इक्वेशन लगाया है और दोनों को मुझे डिवाइड कर देना है। क्या करूँगा मैं, दोनों को क्या करूँगा मैं, यानी क्या करूँगा मैं, डिवाइड कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ, जो मर्जी वो कर सकता हूँ। इससे v0 वाले को एक तरफ ले जाऊँगा, 2v0 स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी तरफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आ जाएगा, और इसी के साथ v0 की वैल्यू आ जाती है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। ये मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है क्लास, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कुछ साल पहले AIPMT में आया था, जब नीट का पेपर, मतलब AIPMT के पेपर में थोड़ा स्टैंडर्ड हुआ करता था, ठीक है। आज के जैसा इस तरह पेपर नहीं आता था। डिस्प्लेसमेंट का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कान खोल के देखो, आँख खोल के सुनो अच्छे से, ठीक है। a e की पावर माइनस अल्फा t ये दिया हुआ है, a और b कांस्टेंट है, अल्फा बीटा भी कांस्टेंट है, सारे के सारे पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। तो आपको बताना है कि स्पीड बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। स्पीड बढ़ेगा घटेगा इसका पता किससे चलेगा, या तो स्पीड खुद बताएगा कि मैं घट रही हूँ बढ़ रही हूँ, या फिर एक्सेलरेशन बताएगा कि स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, बताओ डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस a अल्फा e की पावर माइनस अल्फा t, बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा पुत्री, सही है, ये आ गया। अब इससे कुछ नहीं पता चल रहा है, कहीं माइनस आ गया कहीं प्लस आ गया, ठीक है। तुलना पॉसिबल नहीं क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं है हमारे पास। हम एक्सेलरेशन करेंगे, एक्सेलरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा, फिर से एक बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। a अल्फा स्क्वायर e के पावर माइनस अल्फा t और b बीटा स्क्वायर e की पावर बीटा t, बोलिए सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, अल्फा बीटा सब कांस्टेंट है, तो क्या ये जो एक्सेलरेशन तुम्हारा आ रहा है, एक्सेलरेशन को क्यों ना हम a0 लिख दें, क्योंकि a से हमने कुछ डिनोट किया हुआ पहले से। a अल्फा स्क्वायर, पावर नेगेटिव होने से टर्म तो नेगेटिव नहीं होता ना, तो इसका मतलब इसको हम नीचे ले जाके लिखेंगे तो अल्फा t लिख सकते हैं ना ऐसे। और पावर बाकी जगह तो पावर भी पॉजिटिव है, कुल मिला के मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो क्या होगा बताइए, स्पीड विल इंक्रीज विद टाइम। ये बहुत पका हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है।
और मैंने क्या बोला था, अगर एक ही प्रॉब्लम में कार एक्सेलरेट करे, मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट करे, फिर रिटार्ड भी करे, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चले, तो बेस्ट तरीका क्या होता है सॉल्व करने का? वीटी ग्राफ। बताया था। खाली तुमने ग्राफ बोला, तुमने वीटी ग्राफ क्यों नहीं बोला है? खाली ग्राफ मतलब किसका ग्राफ? हाँ भाई, ये तो रट जाना चाहिए अभी तक। बी है ना? क्या चीज? बी नहीं, डी होगा इसका आंसर। देखिए, ये हमने वीटी ग्राफ बना दिया, समझ रहे हैं आप? अब इतने टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है, अल्फा है एक्सेलरेशन, बीटा है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का टाइम को t1 मान लिया, रिटार्डेशन का टाइम को t2 मान लिया, टोटल टाइम क्वेश्चन में t दिया हुआ है, यानी t1 प्लस t2 का वैल्यू। ये बताइए, मैक्सिमम स्पीड को हमने v मान लिया या v नोट मान लिया, यही निकालना है आपको निकालना है। मैक्सिमम स्पीड क्या निकालना है? v नोट। कार t1 तक एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा से, और t2 तक एक्सेलरेट कर रहा है, फिर रिटार्ड कर रहा है बीटा से, और t1 प्लस t2 का कंबाइंड वैल्यू t दिया हुआ है, t1 t2 अलग अलग नहीं दिया। ये बताइए, क्या अल्फा को हम लिख सकते हैं v नोट डिवाइडेड बाई t1 यूजिंग स्लोप? लिख सकते हैं ना। इसी तरह माइनस बीटा जो होगा, रिटार्डेशन होगा, उसका स्लोप भी नेगेटिव है, देखिए माइनस v नोट बाई t2 लिख सकते हैं उसको। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अरे बाबा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन स्लोप होता है ना। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से t1 निकालो, t2 निकालो, दोनों को जोड़ के t के बराबर रख दो। What is t1 from the first equation? Is it not v naught by alpha? V नॉट बाय अल्फा। And second is v naught by beta. So take v naught common and find v naught. After solving you get what? Alpha beta t divided by alpha plus beta. Am I right? यस सर। एक पार्ट इसमें और पूछा जाता है जो यहाँ पूछा नहीं गया, लेकिन अब जब मैं बता ही रहा हूँ तो मैं साथ साथ बता देता हूँ। और वो है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर वो पूछ लिया जाता है यहाँ पे, तो आप एरिया के बराबर लिखते हैं। एरिया कितना होता है बताइए? हाफ इंटू अल्टीट्यूड इंटू बेस। बोलो हाँ। वी अल्टीट्यूड अभी आपने वी नोट निकाल लिया है, कितना निकाला है? तो कितना आ गया ये? अल्फा बीटा टी स्क्वायर। ये बताओ, काइनेमेटिक्स का मॉड्यूल सॉल्व किया तुम लोगों ने? यस सर। क्वेश्चन पढ़िए, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, मास m1 m2 m3 है, तीनों को छोड़ दिया, रेस्ट से गिर गए, पॉइंट O से फ्रिक्शनलेस पाथ के अलोंग गिर रहे हैं। स्पीड ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी इन रेशियो। ये कैसे गिर रहे हैं भाई? इंक्लाइन फैशन में गिर रहे हैं कि डायरेक्ट गिर रहे हैं? क्या पढ़ के समझ रही हैं आप? फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट अलोंग 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ। उसमें गिर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शनलेस पाथ का सीधा थोड़ी होगा। क्यों? एयर ड्रॉपिंग भी फ्रिक्शनलेस हो सकता है, ऐसी क्या बात थी? स्पीड से तो चलिए, आपकी संतुष्टि के लिए मैं फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पाथ ले लेता हूँ, हैं? चलिए, तो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पाथ पे अगर ये गिर रहा है, तो बताइए कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउन द प्लेन, वह जी साइन थीटा होगी कि नहीं होगी? अरे होगी। इसमें मास का कोई रोल तो नहीं है कि है? नहीं है ना। तो अब बताइए कि स्पीड नीचे पहुंचने का कितना होगा? √2 जी साइन थीटा इंटू एस। इसमें मास का कोई रोल आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मास के तो इंडिपेंडेंट होगा, तो रेशियो मास के टर्म्स में तो हो नहीं सकता। इसका मतलब इन तीनों का जो है स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए बताइए? सेम होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या दिया हुआ है? एक्चुअली ये क्वेश्चन इंक्लाइन पाथ के लिए नहीं पूछा है, वो तो मैंने आपके कहने पे कर दिया। सुनिए ना, ये सीधा सीधा ड्रॉपिंग का केस है, ड्रॉपिंग का। फॉल लिखा हुआ ना जी, u = 0 से गिरेगा, तो गिरने के बाद जो स्पीड होता है नीचे में कितना होता है बताइए? √2gh होता है। इसमें कहाँ मास आता है? और h सबका सेम है, क्योंकि सबको सेम पॉइंट से गिराया गया है, तो 1:1 नहीं होगा। ठीक है, लिखने के तरीके में गड़बड़ है इनका। अलॉन्ग 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ, ये लिख के इसने पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, वो झूठ मूठ का जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। वो देखो, a क्रॉस b = 3 a डॉट b, वैल्यू ऑफ a प्लस b निकालना। ये बताओ, a क्रॉस b को क्या लिखते हो आप? ab साइन थीटा। a डॉट b को आप क्या लिखते हो बताओ? ab कॉस थीटा। ठीक, ab कट जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 60। अब a प्लस b के फॉर्मूले में डाल दीजिए। ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए था यार, है? ये डाउट होने वाला क्वेश्चन नहीं है। √, ये होगा रिजल्टेंट तुम्हारा। होगा कि नहीं होगा? कौन सा आंसर आ गया? कोई फायदा नहीं है पढ़ा, देयर इज नो यूज ऑफ टीचिंग। जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो बताया था कि एक होता है a और b से बनने वाला प्लेन, जिसमें ये b वेक्टर होता है, ये a वेक्टर होता है, ma वेक्टर होता है, mb वेक्टर होता है, a प्लस माइनस b भी उसी प्लेन में होता है। मतलब किसी भी तरह का प्लस माइनस लीजिए, ये सारे वेक्टर इस प्लेन में होते हैं। ये जितने वेक्टर मैंने यहाँ लिख छोड़े हैं, ये सारे होते हैं प्लेन ऑफ ए एंड बी में। याद है, बताया था एक बार। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं 2 वेक्टर्स,
उनके बारे में बताया था। कौन कौन से इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं? एक होता है ए क्रॉस बी और दूसरा होता है बी क्रॉस ए। तो इन दोनों ग्रुप में से अगर एक एक वेक्टर का डॉट किया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये इन प्लेन ऑफ ए एंड बी होगा। और बी क्रॉस ए जो होता है वो हमेशा, अरे यार क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ये टर्म जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू बी एज वेल। तो किसी दोनों के साथ में किसी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगी तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी नहीं है जिसमें प्लेन वाला करना पड़े। अगर ऐसा क्वेश्चन देता तो मान लो 1 मिनट सोचना भी पड़ता कि 3a - 2b करके डॉट लिया जाए ए क्रॉस बी के साथ, तो क्या आंसर होगा? तब तो ये कंसेप्ट बताते ना कि प्लेन वाला वेक्टर हो गया, ये इन प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो आंसर क्या होगा इसका? 0 होगा। ये सिखाया है ना क्रॉस प्रोडक्ट में। ये तो बहुत आसान सवाल है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर ही तो होगा ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये वाला ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, उनका 12 और 18 यूनिट। ए दिया है, इधर देख, बी दिया है और रिजल्टेंट दिया है। घुस जाए इसी में। चश्मा कहाँ है? पता नहीं कहाँ है चश्मा। चश्मा उठा। आराम पसंद इंसान। लिखा सही फॉर्मूला। मतलब ए बी और आर देख के अगर तुमसे थीटा नहीं निकल रहा है तो तुम क्या तैयारी कर रही हो जी? हाँ ये तो बहुत इजी था सर। तो डाउट क्यों पूछा फिर? इजी था तो। मेरा थोड़ी ना, मैंने अच्छा 12 दूनी 2 × 12 × 18 × कैसे हुआ तेरे से? कॉस थीटा। पता नहीं क्या कर रही है ये। 576 हो गया। 12 का स्क्वायर नहीं आता होगा इसको करने, यही हो सकता है। तो 324 हो गया। तो ये कितना हो गया जी? 24 × 18 मुझे नहीं आता करने, तो मैं अभी इतना ही लिखता हूँ इसको। ये तो 576 हो गया ना जी कट के। 576 ही है। नहीं 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 576 नहीं आया भाई अभी, मुझे लगा कट गया। 4 4 76। ये कितना? 8 6 4 सही है। और यहाँ पे आ गया 24 × 18। ठीक है। अब बताइए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 16 में से 8 गया 8 0 108 बटा 24 × 18 सही है। 432 है। 18 छक्का ये कट गया 1/4 आ गया जी। कॉस इनवर्स 1/4। 63 हो नहीं सकता क्योंकि हाफ से ज़्यादा नज़दीक है। 75 और इसके बीच में कॉस 75 निकाल के देखना पड़ेगा। कॉस 75 जो होता है उसको कैसे निकालेंगे? कॉस 45 - 30 करके निकालेंगे, प्लस 30 करके निकालेंगे। कितना आ जाएगा बेटा? √3 - 1/2 अरे √3 - 1/2 कितना आ गया? 0.732 ऊपर में है और नीचे में कितना हो गया बेटा? 0.7 और नीचे में हो गया तुम्हारा 2.8। हाँ यही है हमारा मैच का मुजरिम। 75 डिग्री। ये तो इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया नीट में। कब किया गया था ये? 1999। बहुत पहले होता था खिलवाड़, कोई बात नहीं। अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0 टाइम इज √3 एंड 3 पार्ट ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल। देखो भाई, एक कोऑर्डिनेट 0 है, एक कोऑर्डिनेट √3 है। अरे सुन रहे हो? तो कहता है पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल इतना विद द एक्स एक्सिस। मतलब ये सब क्वेश्चन डाउट क्यों होता है जी? अब ये बताओ, पाथ के बारे में थोड़ी बता सकते हैं, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल बता सकते हैं खाली। ये पॉइंट है √3/3, इसका तुम स्लोप नहीं निकाल सकती जी। तुमसे पूछ रहा है एंगल कितना बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, बताओ। व्हाट इज y2 - y1? 3। व्हाट इज x2 - x1? √3। सो व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा 1/√3 हो जाएगा। ओके। थीटा 60 डिग्री होगा। देखो आंसर है कि नहीं है? अब पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड पड़ गया, समझ गए। देखो मॉड्यूल का क्वेश्चन है भाई, क्या पढ़ूं मैं बताओ ना। जिंदगी बीत गई यही सब पढ़ते पढ़ते। प्रोजेक्टाइल फेंकोगी mv से 47 पूछ लिया है। तो 37 बता दूंगा तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? ये देखो, और गिरेगा भी किस वेलोसिटी से? मोमेंटम से, mv से। 37 तो ठीक है मेरा। 45 डिग्री पे आएगा, है ना। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो एक्स डायरेक्शन वाला तो बदलता नहीं है। वाई डायरेक्शन वाला में क्या आएगा? -mv sin 45, ये है फाइनल, और -mv sin 45, तो 2mv sin 45 √2mv हो जाएगा इसका हाँ रिजल्ट। सर, ये देखिए कांस्टेंट स्पीड कैसा मोशन है? विच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज इट? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और कोई उपाय? यहाँ टाइम पीरियड दिया हुआ है तो क्या करेंगे? का फॉर्मूला लेगा 2π/t वाला। तो ओमेगा लगा दो 2π/t। का होल 2π को 0.2π से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा बताओ? 10 आ गया ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ लिख दो। ओमेगा स्क्वायर का मतलब 100 और आर का मतलब 5/100 मीटर में बदलेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन। A stone is dropped from height h, it hits the ground with a certain momentum p, the same stone 100% more than previous height, the momentum एक बताइए 100% हाइट डबल कर दिया आपने तो अपने पोटेंशियल एनर्जी डबल कर दी। पोटेंशियल एनर्जी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? देखिए मैं बेस्ट मेथड बता रहा हूँ करने का आपको।
Now what is the relation between kinetic energy and momentum? Is it p square by 2m? 2m हाँ So we can say that p is directly proportional to root under k. Just now we discussed that we had doubled the potential energy and potential energy gets converted into kinetic energy. So kinetic energy also get doubled. इसका मतलब momentum root 2 times हो जाएगा. यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो momentum में root 2 हो जाएगा ना. अरे इतना समझ में आता होगा. तो momentum becomes root 2 times. Root 2 times. Momentum becomes root 2 times. रूट 2 टाइम्स का मतलब क्या होगा? पहले का मोमेंटम था p, अब का मोमेंटम हो जाएगा रूट 2p. ये हो गया चेंज डिवाइडेड बाई p इंटू 100%. निकाल के देख लो 41% आ जाएगा. अरे रूट 2 का मतलब 1.414 होता है. 1 तो पहले से था ही ना, एक्स्ट्रा कितना आया? 41.4% है. ये बेस्ट मेथड है. अगर समझ में ना आया तो बोले और इसको एक्सपेंड करके बताऊं. थोड़ा सा कर दो. अरे भैया ऊपर से जो काइनेटिक है वही तो कन्वर्ट हो रहा है ना. चलिए छोड़िए, आप काइनेमेटिक्स के मेथड से सीखिए. हटाइए. ये बताइए P2 बाई P1 इक्वल टू M इंटू V2 बाई V1 लिख सकती हैं आप. हाँ M तो सेम ही रहेगा. ठीक है. पहले आप इसको लिखेंगे रूट अंडर 2G2H और इसको आप लिखेंगे पहले लिखती थी रूट अंडर 2GH. हाइट डबल कर दिया आपको. हाइट डबल. ये आ गया आपका P2 कितना टाइम्स आ गया बताइए? P2 इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ P1. हाँ P1 यहाँ फिर से डाल दो. परसेंटेज चेंज तो निकालोगी ना, अब ये वाला मेथड सही है. जो आपको पसंद है. आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा. फर्स्ट क्वेश्चन है अरे ये. क्या यार, एक बुलेट को गन से फायर करते हैं, उस पर फोर्स इतना लगता है जब तक वो, ठीक है, और इस पर फोर्स तब जीरो होगा जब ये बैरल से निकलेगा. तो पहले तो बैरल से कब निकलेगा और उस पर जब फोर्स जीरो करेंगे तो उस समय टाइम क्या होगा वो निकाल लो. फोर्स जीरो कब हुआ? 2 इंटू 10⁵ इक्वल टू जीरो करेंगे इंटू टी. तो टी की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, गंदा दिख रहा है, साफ करने दो. टी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 3 मिली सेकेंड. कितनी निकलेगी? उसके बाद इंपल्स निकालेंगे एफ डी टी का इंटीग्रेशन करके 0 से लेके 3 मिली सेकेंड तक. 3 मिली का मतलब 3 × 10⁻³ होता है. इसमें एफ की वैल्यू डाल देंगे, ठीक. और चूंकि ये क्वेश्चन मैंने बार बार कराया हुआ है तो इसलिए अब जो है मैं इसको कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा. कैलकुलेट खुद से कर लीजिए. ऐसा है ना, ये डाउट्स जो एक बार डिस्कस हो जाते हैं वो होने नहीं चाहिए अगर सीरियस प्रिपरेशन हो रही है तो. इंटीग्रेट करेंगे तो 600t आएगा माइनस 2 इंटू 10⁵ t²/2. बच्चे का भी एक दो डाउट बताने दीजिए भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहा हो. ये इसमें वैल्यू डाल सकती है ना, डाल लीजिएगा. कितना आएगा जी आंसर इसका बताओ, बुलेट वाले का? किसी को याद है आंसर? कितना आएगा आंसर? 1.8. 1. डी दिया हुआ है. हाँ तो 0.9 बना, ऐसे ही कुछ आ रहा है. 1.8 या 0.9. इसमें पुट कर दो ना यार, खत्म हो जाएगा. करें जुबानी पुट कर. 18 इंटू 1.8 तो यहीं आ रहा है इसी के साथ. तो इसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ माइनस होगा. 2 यहाँ पहले से निपट गया है कि नहीं? 9 की पावर 10 की -6 10 की 0.9. ठीक है, सही है. 0.9 आ रहा है जी आंसर आपका, एकदम सही आंसर है. अब रुको, बच्चे का डाउट बताने दो.